हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ बंसॉर्ट, यानी आज जिसका भी पेपर है, जिसका भी को कैलकुलर सब्जेक्ट का पेपर है, या तो बीएससी फर्स्ट सेम थर्ड सेम में है, या बीए थर्ड सेम में है, या फिर बीकॉम थर्ड सेम में, जिसका भी पेपर आज है या फिर आने वाला है, तो उसके लिए बंसॉर्ट लेके आया हूँ। बंसॉर्ट में इसमें सभी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जितने भी ये ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वॉल्वमेंट स्टडीज से हैं, इसमें सभी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और लास्ट में आपके लिए एक मिलेगा सेट जो 2024 में आया था, तो वो आपके लिए कराने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे साथ। ये बंसॉर्ट लंबा होने वाला है, तो कृपया करके या तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, या फिर ऐसे चलने दें। आपके लिए यदि आपका आज पेपर है तो उसको कम से कम एक बार तो देख कर ही जाए, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और लास्ट में आपके लिए क्या एक सेट मिलेगा, 2024 में आया था, वो मैं कराने वाला हूँ। तो इसमें क्या है, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं कराने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो बने रहे हमारे साथ। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, मापक यंत्र होता है, जो वायुमंडल का दाब मापा जाता है, वो किससे मापा जाता है, वो मापा जाता है बैरोमीटर से। इसका बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, वो है बरगद। इसका बात करते हैं, कौन से ईंधन द्वारा वातावरण कम से कम प्रदूषित होता है। तो वह कौन सा ईंधन है जिसके द्वारा वातावरण कम से कम प्रदूषित होता है, वह होती है हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस से बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, हमारा जो वातावरण होता है प्रदूषित होता है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है जैव गैस, जो बायोगैस है, इसका प्रमुख अवयव क्या है। तो प्रमुख अवयव क्या है, वो है मीथेन गैस। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल उगाता है, यानी या तो एक से अधिक फसल उगाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित फसल। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित फसल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें सबसे शुद्ध जल, शुद्ध जल होता है किसका, होता है वर्षा का जल। यानी जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। इसके बाद जो पहली बारिश होती है उसका नहीं, उसके बाद जो बारिश होती है उसका जल होता है वो शुद्ध जल होता है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, कौन से ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, वो कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है, वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। जो जैव विविधता है, इसके ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किसका जैव विविधता के ह्रास का कारण है, ह्रास का कारण। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 11 जुलाई के लिए। 11 जुलाई के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन सुन दिया है, 19वीं शताब्दी की किस क्रांति के फलस्वरूप प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण था, इसके वायु प्रदूषण में भारी मात्रा में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। तो वो क्या था, औद्योगिक विकास। क्योंकि 19वीं सदी में बहुत ज्यादा उद्योग स्टार्ट हुए थे, उससे क्या होता, जो क्या था, मतलब वायु प्रदूषण में की भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ताप वृद्धि। जो वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। तो वो क्या है, वो है ग्रीन हाउस गैस। जितनी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव होते हैं वो क्या करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं और जलवायु में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो इन्वायरमेंट शब्द है, जो इन्वायरमेंट शब्द है निम्नलिखित से किस इन्वायरमेंट शब्द है जो किस भाषा से लिया गया, ये लिया है ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से, जो इन्वायरमेंट शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से, यानी चिपको आंदोलन से संबंधित है वो कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये इनसे क्या संबंधित है, चिपको आंदोलन। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति, इसका संबंध किससे, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और नीली क्रांति किससे संबंधित है, वो है मत्स्य उत्पादन से। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो है गंगा नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। जो गंगा नदी से प्रमुख स्रोत क्या है, प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, वो है चर्म शोधन उद्योग, या फिर जो सीवेज जल होता है, ये सीवेज जल होता है उसका क्या, इसके कारण क्या होता है, गंगा नदी प्रदूषित होती है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है, वो है कर्नाटका में। जो कर्नाटक है वहां पे सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप कौन सा है, वो कौन सा है, पीपल है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो सबसे अधिक क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है। ये वाला क्वेश्चन पिछले साल 2024 में भी आया था। ये कौन सा, ये PYQ 2024 का, ये 2024 का क्या PYQ है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न परितंत्रों में पाए जाने वाले विघटक क्या है। जो विघटक है वो क्या है, विषाणु। विषाणु हर विभिन्न प्रकार के किस्म परितंत्रों में पाए जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन है, नवजाति के लिए, जो नवजाति के लिए सर्वाधिक हानिकारक आपदा है। तो नवजाति इसके लिए सर्वाधिक हानिकारक आपदा क्या है, वो क्या है, नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण में सबसे अधिक हानियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, वो है MS स्वामीनाथन। वो कौन है, MS स्वामीनाथन। जो क्या है,
क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे लंबा ऊंचा वृक्ष कौन सा, सबसे लंबा या फिर ऊंचा वृक्ष कौन सा, वो कौन सा, रेडवुड। रेडवुड ट्री क्या है, सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन इसमें है भोपाल गैस त्रसदी का जो वर्ष था वो कौन सा वर्ष था, ये वर्ष था 1984। 1984 में क्या होता, भोपाल गैस त्रसदी मतलब हुई थी। जो इसका अगला क्वेश्चन है जो हरित गृह प्रभाव है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये कौन सी गैस का महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसमें सबसे अधिक मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस प्रभाव में। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो संक्रामक रोग फैलता है, जो संक्रामक रोग होते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं, तो वो फैलते हैं जल द्वारा फैलते हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं और हवा द्वारा फैलते हैं। ये तीनों प्रकार से क्या संक्रामक रोग फैल सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है उच्चतम वनस्पति वन कौन से हैं, जो सबसे अधिकतम वनस्पति वन कौन से हैं, वो कौन से, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन। जो एवरग्रीन वन है वो कौन से, सबसे उच्चतम वनस्पति वन है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक प्रकाश रासायनिक धुंध बनाती है, जो प्रकाश रासायनिक धुंध होती है वो किससे बनती है, NO2 से बनती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का हिस्सा समुद्र से घिरा, वो कितना घिरा हुआ है, 71% जो हिस्सा है वो पृथ्वी का वो किससे घिरा हुआ है, वो समुद्र से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है DDT क्या है, यानी जो DDT होता है ये क्या होता है, ये DDT के बारे में पूछा गया तो ये क्या है, रासायनिक पानी प्रदूषक है। DDT क्या है, ये रासायनिक पानी प्रदूषक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वृक्ष हनन का प्रभाव होता है, जो वृक्ष हनन होता है इसका क्या प्रभाव है, इसका प्रभाव क्या है, मृदा क्षरण है, वर्षा की कमी है और हजारों प्राणियों के क्या है, निवास का हनन है। ये सब क्या है, मतलब वृक्ष हनन का प्रभाव है। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है तो सुंदरबन जंगल है निम्न में से किसका तटीय वन है, वो किसका है, गंगा डेल्टा का तटीय वन है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है, सबसे अच्छा सूचक कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है लाइकेन। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक होता है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के लिए। इसका अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है ये वाला जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन दिया है ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये कैसा होता है, सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पृथ्वी पर संपूर्ण स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है, वो कितना है, 2.5% जो है पृथ्वी पर स्वच्छ जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों और बाष्पों की चादर को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों की और जो बाष्पों की चादर उसे कहते हैं वायुमंडल। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो पौधे होते हैं पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो करते हैं नाइट्रस के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, जो वायु प्रदूषण है इसका सूचक क्या है, वो क्या है, लाइकेन है। और ताजमहल का क्षरण हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, यमुना नदी के बाढ़ से हो रहा है, वायु प्रदूषण से हो रहा है और ऑयल रिफाइनरी की जितने भी ऑयल रिफाइनरी के प्रदूषण से हो रहा है। इसका अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कौन से प्राथमिक उपभोक्ता है, इसमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, वो क्या है, गाय। गाय क्यों है, क्योंकि ये शाकाहारी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितना प्रतिशत है, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड वो कितने परसेंट है, वो 0.04% है, 0.04% है। इसका अगला क्वेश्चन दिया है इसमें जो टिहरी बांध परियोजना निम्न से किस नदी पर है, वो है गंगा नदी पर। टिहरी जो बांध परियोजना है किस नदी पर है, यह है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पेट्रोलियम का मिश्रण है, पेट्रोलियम का मिश्रण होता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का होता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो स्थित है जेनेवा में। जेनेवा में क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का क्या मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, परजैविक कहलाते हैं। जो मानव द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं वो क्या होते हैं, परजैविक कहलाते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है, वो है कृषि से। जो खाद्यान्न है उससे क्या हरित क्रांति का संबंध है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच होता है 7, यानी 7 होता है शुद्ध जल का पीएच। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। जो चिपको आंदोलन था इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। और चिपको आंदोलन किस संबंधित है, ये संबंधित है वन संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन। भारत में सुनामी कब आई थी, आई 2004 में। चिपको आंदोलन का नेता कौन था, जो चंडी प्रसाद भट्ट थे। जो चंडी प्रसाद भट्ट थे वो कौन थे, चिपको आंदोलन क्या थे, नेता थे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हमारे चार ओर के आवरण को क्या कहते हैं। हमारे चार ओर जो आवरण है इसके क्या कहते हैं, इसके कहते हैं पर्यावरण, इसे कहते हैं पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून के लिए। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी, गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है
टिहरी बांध परियोजना बनी है किस पर? भागीरथी नदी पर बनी हुई है। बनी हुई जो टिहरी बांध परियोजना है किस पर बनी हुई है? यह भागीरथी नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन दिया इसमें, नर्मदा नर्मदा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? जो नर्मदा नदी होती है किस राज्य से नहीं होकर नहीं बहती है? वो छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या ही पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उद्योग या क्षेत्र में किसी उद्योग या क्षेत्र से राज्य का आंशिक या पूर्ण रूप से हटना कहलाता है, वो कहलाता है निजीकरण। तो किसी क्षेत्र या मतलब राज्य का पूर्ण रूप से हटना क्या कहलाता है? मतलब आंशिक या पूर्ण रूप से हटना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उदारीकरण से। और अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन जो है उसके कुल कितने सदस्य देश हैं? उसके 149 यानी कि 149 जो देश है वो इसके मतलब विश्व व्यापार संगठन में क्या है? सदस्य है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष उदार नीति अपनाई गई थी? उदार नीति थी किस वर्ष अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी 1991 यानी 1991 में उदार नीति थी, ये अपनाई गई थी भारत में। इसका अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये एकीकरण की प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। आप लोगों ने हाई स्कूल में होंगे तो आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एकीकरण क्या होता है, तो वो वाला क्वेश्चन है कि क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है कहलाती है, वो कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी जो क्या होती है एक से अधिक देशों में अपनी स्वामित्व दिखाती है और नियंत्रण करती है, उसे क्या कहते हैं? वो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो वाली। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 20वीं सदी में दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? तो 20वीं सदी में आपस में कई देशों को कनेक्ट करने का माध्यम था व्यापार। व्यापार के द्वारा कई देशों के लिए 20वीं सदी में आपस में कनेक्ट किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत प्राय गैर जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे अधिक क्यों होती है? यानी कह रहे हैं जो जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं, जो जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं, इनसे इनकी कीमत होती है, इनसे गैर जैविक खाद्य पदार्थ क्यों महंगे होते हैं? वो इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि इनके उत्पादन में लागत ज्यादा आती है। जो इनकी उत्पादन किया जाता है तो उसमें लागत की ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या होते हैं? महंगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि की लागत क्या है? तो इसकी जो लागत है वो पारंपरिक जो कृषि होती है उससे अधिक होती है। जो पारंपरिक तरीके से कृषि होती है उससे अधिक इसकी लागत होती है जैविक खाद्य की। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि के साथ कौन सी चुनौतियां होती हैं? तो कृषि के साथ जो जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं क्या चुनौतियां होती है? तो नंबर 1 होता है कीट संक्रमण होता है और जैविक उत्पादों का विपणन होता है। इसके बाद होता है जो पारंपरिक रूप से उगाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थ, जो पारंपरिक रूप से खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं उन खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, ये अधिक महंगे होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद्य पदार्थ की परिभाषा है वो क्या है? जैविक खाद्य पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो वो है, इसकी परिभाषा खाद्य पदार्थ जो रसायनों का उपयोग ना करके उत्पादित किए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैविक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो ऐसे खाद्य पदार्थ जो बिना रसायनों के उपयोग उगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जैविक खाद्य पदार्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस सदी के उत्तरार्ध जो किस यानी अगला क्वेश्चन है, किस सदी के उत्तरार्ध में जैविक खाद्य पदार्थ की बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है? तो वो 20वीं सदी के, तो 20वीं सदी से क्या है जो जैविक खाद्य पदार्थ इनकी वो अधिक बिक्री हो रही है। इसका अगला क्वेश्चन है, बागवानी के लिए किस प्रकार के उर्वरक होते हैं उसका उपयोग किया जाता है? तो होता है वर्मी कंपोस्ट, यानी जो होते हैं कृमि कंपोस्ट होते हैं उनका उपयोग, जो केचुआ वगैरह से बनती है खाद्य बनती है, जो केचुआ से खाद बनती है उसी का उपयोग किया जाता है बागवानी के लिए। और इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किसके पौधे के तने से एक प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है और पौधों के फूल आने पर उसकी क्या होती है? कटाई की जाती है। तो वो क्या होता है? जूट होता है, उसके जो तना होता है उससे क्या बनाया जाता है? उससे बनाया जाता है प्राकृतिक रेशा बनाया जाता है, जूट के तने से प्राकृतिक रेशा बनाया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग होता है, जो वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि है जिसमें उपयोग होता है, इसमें होता है केचुआ उपयोग होता है। जो वर्मी खाद्य पदार्थ होते हैं खाद होती है उसमें क्या होता है? केचुआ का उपयोग किया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट जो होता है, तो वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है कि केचुआ द्वारा तैयार की जाती है। अब ये लिखा है, अभियोजन एवं दंड किस विधि से संबंधित है? अभियोजन एवं दंड किससे संबंधित है? जो कौन सा धारा 40 से संबंधित है, अभियोजन और दंड। इसका अगला क्वेश्चन है,
मई 2015 में कितने बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के मिशन के रूप में जो नमामि गंगे योजना थी, इसको प्रारंभ किया गया था। तो कितना बजट था? वो था 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपया था उसके, मतलब इतना बजट था, इतने बजट के साथ के नमामि गंगे योजना थी, इसको प्रारंभ किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 2015 के लिए। इसके बाद में बात करते हैं जो एनसीएपी जो एक एनसीएपी है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये क्या है? एनसीएपी का क्या है? पूर्ण रूप है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी जो है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी है, जो कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था जनवरी 2019 में। जनवरी 2019 में ये एनसीएपी क्या प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 में, जो रिश्वत अधिनियम 2010 है, इसमें मतलब 2010 में कितने अपराध शामिल थे? कितने अपराध शामिल है? तो वो 4 अपराध शामिल है। रिश्वत अधिनियम में 4 अपराध शामिल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 यूकेबीए जो लागू किया गया था, वो कब लागू किया गया था? वो किया था 2011 में, जुलाई 2011 में ये रिश्वत अधिनियम तो लागू किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 कानून किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है भ्रष्टाचार एवं विरोध कानून से। तो भ्रष्टाचार और विरोध कानून है, उससे क्या है? रिश्वत अधिनियम संबंधित है। इसका बाद करते हैं, भूमि भवन मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई जो मुद्रा है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निवेश। तो निवेश कहते हैं किसे? भूमि या फिर भूमि है, भवन है और मशीन वगैरह, इन सबको खरीदने में व्यय किया जाता है, पैसा व्यय किया जाता है, उसे कहते हैं निवेश। विभिन्न देशों के बाजारों, इसमें कहा विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक है, वो क्या है? विदेशी व्यापार है। विदेशी व्यापार जब करेंगे तो अदर कंट्री से क्या करेंगे? कनेक्शन कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो 1991 में क्या थे? वित्त मंत्री थे। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है? जो भारत में इसमें विदेशी पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है? या तो विदेशी ऋण लें, या फिर प्रत्यक्ष रूप से विदेश से निवेश करें, या प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश करें। इसका अगला क्वेश्चन है, LQOP, ये LPQ राजे, इसका क्या तात्पर्य है? LPQ राजे, इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है लाइसेंस कोटा परमिट राज। ये लाइसेंस कोटा परमिट राज है, इसका मतलब होता है LQP। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें PSU क्या है? ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये PSU का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका अगला क्वेश्चन है, ये मौद्रिक नीति थी, किसकी थी? मौद्रिक नीति किसकी थी? तो किसकी थी? ये RBI की थी। ये RBI क्या है? मौद्रिक नीति है RBI की। RBI क्या है? RBI की मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति किसकी? RBI की है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क किसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है अप्रत्यक्ष करके क्या? बिक्री कर और उत्पाद शुल्क क्या है? ये इसके उदाहरण अप्रत्यक्ष करके है। इसका अगला क्वेश्चन है, SOE का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका स्टेट ऑफ इंटरप्राइज किसका? SOE का पूर्ण रूप है। इसका बात करते हैं वैश्वीकरण कारक की। वैश्वीकरण कारक क्या है? वो है बाहरी कारक है। ये वैश्वीकरण कारक कौन सा है? बाहरी कारक है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है केवल आर्थिक स्थिति का सुधार करना। जो आर्थिक स्थिति, उदारीकरण से क्या होता है? आर्थिक स्थिति का सुधार होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से दिया है, भारत में उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो उसका नकारात्मक प्रभाव है प्रौद्योगिकी प्रभाव। इसका बात करते हैं ब्लॉग क्या है? ब्लॉग ये क्या है? ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या निगत क्या है? वेबसाइट है। एक प्रकार की वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है। इसके हम बात करते हैं सोशल मीडिया की हानि कौन सी? इसकी क्या? पारदर्शिता, यानी इसमें जो भी आप अपलोड करते हो सोशल मीडिया, वो हर कोई देख सकता है। अगर कुछ प्राइवेसी है तो कुछ हैकर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? प्राइवेसी को तोड़ देते हैं। यही इसकी क्या है? पारदर्शिता क्या सोशल मीडिया की मतलब हानि है।
इसके बाद अगले बात करते हैं सोशल मीडिया की नैतिक समस्या क्या है। इसकी नैतिक समस्या क्या है? साइबर बुलिंग है, पारदर्शिता, गोपनीयता, ये प्राइवेसी और ये साइबर बुलिंग या फिर जो पारदर्शिता, ये क्या है इसकी नैतिक समस्या है। इसका बात करते हैं साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या कौन सी है? साइबर सुरक्षा की नैतिक जो नैतिक समस्या है वो कौन सी है? गोपनीयता का हरण, जो प्राइवेसी उसका हरण कर लेते हैं, हैकर होते हैं, हैकर करते हैं जो प्राइवेसी उसका हरण कर लेते हैं और हैकिंग होती है। और जो फ्रीजमेंट कॉपीराइट है, इसका भी क्या होता है, ये भी क्या है इसके मतलब सोशल मीडिया की साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा की एक मतलब नैतिक समस्या है। जैसे कॉपीराइट क्या होता है? कोई दूसरे कंटेंट चुरा के अपने अपने चैनल पे अपलोड कर देता है, तो वो क्या होती है? वो होती है फ्रीजमेंट में कॉपीराइट। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले जो कारपोरेट होते हैं, कारपोरेट संगठनों को जाना जाता है। वो किससे जाना जाता है? वो जाना जाता है सोशल मीडिया हायरिंग से। जो जो मतलब कहते हैं कि लोगों को हायर करते हैं, बड़ी बड़ी मूवी होती है उसमें देखते हैं कि लोगों को हायर करते हैं, तो वो क्या होता है? वो सोशल मीडिया वो कॉर्पोरेट संगठन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सोशल मीडिया से द्वारा क्या कहते हैं? हायरिंग करते हैं उसके लिए। इसका अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अधिनियम संख्या क्या है? वो है 49। वो क्या है? 49 है। इसका अगला क्वेश्चन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2015 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान कौन सा था? वो था 76वां। कौन सा? 76वां स्थान था इसका। अगर आप क्वेश्चन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वो है हेग में। इसे कहते हैं द हेग। कहाँ स्थित है? द हेग। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वो कहाँ स्थित है? वो हेग में। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस जो विरोधी दिवस है, जो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस है, विरोधी दिवस है 2020, इसका विषय क्या था? इसका विषय पूछा गया तो इसका विषय था भ्रष्टाचार के विरुद्ध संगठित प्रयास। इसका अगला क्वेश्चन दिया अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस का हर साल कब मनाया जाता है? इसमें पूछा गया जो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है हर साल कब मनाया जाता? वो मनाया जाता है 9 दिसंबर के लिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप यानी जो था 1064 लॉन्च किया था, 1064 लॉन्च किया था। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो थे उत्तराखंड के। और अभी से बात करते हैं अगला क्वेश्चन सभी निर्णय होते हैं, ये कैसे होते हैं? सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के निर्णय होते हैं। लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं और मतलब निगेटिव भी सोचते हैं, तो दोनों प्रकार के होते हैं निर्णय होते हैं। इसका बात करते हैं मार्केटिंग, जो विपणन होता है इसकी बात करते हैं। मार्केटिंग में व्यय किया गया धन क्या कहलाता है? विनियोजन कहलाता है। जो विनियोजन होता है क्या कहलाता है? मार्केटिंग में किया गया व्यय जो उसे कहते हैं विनियोजन। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं व्यवसाय के लिए विपणन है, जो व्यवसाय के लिए जो विपणन होता है, मार्केटिंग होती है, वो क्या होती है? बहुत ही इंपोर्टेंट होती है, वो क्या होती है? अनिवार्य होती है। तो आपने देखा होगा बहुत सोशल मीडिया ऐप पर क्या मतलब कि बहुत लोग मार्केटिंग करते हैं। कोई मतलब कभी कुछ हुडी बेच रहा है, हुडी के वो करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, तो सब क्या होता है? वो एडवर्टाइजमेंट करने ही क्या कहलाता है? विपणन यानी मार्केटिंग कहलाता है। इसका हम बात करते हैं विपणन का लाभ क्या है? इसके लाभ क्या है? उपभोक्ताओं को लाभ होते हैं इसका लाभ, व्यवसायियों को जो व्यवसाय करते हैं उनके भी लाभ होता है, निर्माता जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए भी लाभ में आता है। जो मार्केटिंग होती है वो सभी के लिए क्या होती है? इंपोर्टेंट होती है। इसका अगला बात करते हैं मार्केटिंग विपणन है, जो अवधारणा का महत्व क्या है? इसका महत्व समाज के लिए है, उत्पादक के लिए और उपभोक्ता तीनों के लिए क्या है? इसका मतलब महत्व है, इंपोर्टेंट तीनों के लिए। इसका बात करते हैं मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग मिक्सचर है यानी विपणन मिश्रण है, शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो वो किया था नील एच बॉर्डन ने। नील एच बॉर्डन ने क्या किया था? इसका उपयोग किया था। जो नील एच बॉर्डन थे, एनएच बॉर्डन थे, इन्होंने क्या किया था? इसका उपयोग किया था। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? जो मार्केटिंग मिक्सचर है ज्ञात किया गया था, जो विपणन मिक्सचर है ये कब ज्ञात किया गया था? उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए क्या किया गया था? ये जो मार्केटिंग मिक्सचर था ज्ञात किया गया था। इसके बाद बात करते हैं जो मिश्रण है, जो कौन सा है? जो मार्केटिंग मिश्रण है, ये क्या है? हमेशा बदलते रहते हैं। ये जो विपणन मिक्सचर जो है ये क्या हमेशा बदलते रहते हैं। अब बात करें विपणन पर्यावरण के लिए मूलभूत अंग है 2। जो विपणन, इसका क्या है? इसका आंसर 2। जो विपणन के पर्यावरण के लिए मूलभूत अंग कितने हैं? वो 2 हैं। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से दिया उत्पादों की विनियमितता। उत्पादों की विनियमितता स्थापित करने में सहायक है क्या? वो मानकीकरण है। मानकीकरण क्या है? इसकी मतलब उत्पादों की विनियमितता स्थापित करने में क्या है? सहायता करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानकीकरण की हानियों में से एक क्या है? वो है उत्पाद डिजाइन का हिमीकरण। उत्पाद डिजाइन का हिमीकरण होता है, वो क्या है? मानकीकरण का क्या है? ये एक हानि है। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है
एएपी का पूर्ण रूप क्या? तो एएपी का पूर्ण रूप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो क्या है, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसकी एएपी का पूर्ण रूप है। इसका अगली बात करते हैं, एगमार्क का मानक होता है, ये प्रतिभूति है किसके लिए? गुणवत्ता के लिए। एगमार्क का चिन्ह होता है किसके लिए होता है? मतलब प्रतिभूति करता है गुणवत्ता के लिए। हॉलमार्क किसकी? कीमती वस्तुओं के लिए, जैसे हॉलमार्क है, हॉलमार्क किस कीमती वस्तुओं के लिए उपयोग में किया जाता है? तो जैसे प्लेटिनियम है, गोल्ड है और सिल्वर है, इन सब के लिए क्या करता है? ये हॉलमार्क का इसका उपयोग किया जाता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में प्रयोग होने वाले गुणवत्ता मानक कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? ये एक तो आईएसआई, एक तो आईएसआई है, इसके बाद एगमार्क है, हॉलमार्क है। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? भारत में उपयोग होने गुणवत्ता मानक होते हैं। इसका बात करते हैं आईएटीएफ। तो आईएटीएफ है, आईएटीएफ है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल ऑटोमेटिक टास्क टैक्स फोर्स। ये क्या है? टास्क फोर्स क्या है? आईएएफटी का क्या है? पूर्ण रूप। आईएएफटी का पूर्ण रूप है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुन दिया गया है, आईएटीएफ का किस उद्योग में मानक निर्धारण करने के लिए काम में आता है? तो वो होता है ऑटोमेटिक उद्योग। जितने भी ऑटोमेटिक उद्योग होते हैं उनमें क्या आईएएफटी का क्या होता है? उपयोग होता है। आईएटीएफ का उपयोग होता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कौन से कारक हैं जो नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो वो कौन से? वेतन या मजदूरी। तो वेतन या मजदूरी है जो क्या करते हैं? नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, मुक्ति की खोज में कौन सहायक है? तो मुक्ति की खोज में कौन सहायक है? वो है विद्या। विद्या मुक्ति की खोज में क्या सहायक है? इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, धर्म क्या? ये सार्वभौमिक नियम। जो धर्म है ये सार्वभौमिक नियम है। और धर्म शब्द किस भाषा से लिया गया है? वो लिया है संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से धर्म लिया गया है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, यह श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या है? प्रबंधन का मूल सिद्धांत है स्वयं को जानो। इन भगवत गीता कहते हैं कि खुद को जानो, अपने आप के लिए जानो। उसके लिए भगवत गीता पढ़ने वाले खुद को जान जाते हैं, इसका मतलब ये। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ से लिया गया? ये लिया गया है भगवत गीता से। इसके बाद करते हैं श्रीमद् भगवत गीता जो है, इसमें कितने श्लोक है? इसमें श्लोक कितने? इसमें श्लोक है 700, सॉरी, इसमें 700 श्लोक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाए सृष्टि के मूल तत्व कितने हैं? तो सृष्टि के मूल तत्व कितने हैं? 5 होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, वैदिक शब्द जो किसी के चुने हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है? साधना होती है। वो साधना होती है किसी भी लक्ष्य को चुने हुए प्राप्त करने के लिए क्या करता है? उपयोग में किया जाता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का भारतीय मॉडल जो है, प्रबंधन का भारतीय मॉडल क्या है? वो है मूल्य चलित समग्रता। तो मूल चलित समग्रा ये क्या है? प्रबंधन का भारतीय मॉडल है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मैसेंजर का संबंध किससे? तो मैसेंजर होता है तो किसका उससे संबंध किससे होता? उसका किससे संबंध होता है? होता है फेसबुक से। आपने देखा होगा फेसबुक यूज करते हैं तो मैसेंजर यूज करते हैं। मैसेंजर क्यों यूज करते हैं? मैसेज करने के लिए मैसेंजर का यूज किया जाता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम रील पर अधिकतम समय का वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि ये तो इंस्टाग्राम से संबंधित है। तो उसमें क्या 60 सेकंड का समय लगता है और ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए। जो इंस्टाग्राम पर रील होती है 60 सेकंड से अधिक समय की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, फेसबुक पर एक समय में अधिकतम कितने फोटो अपलोड किए जा सकते हैं? तो वो उनकी संख्या 30 है। अब आप करके देखना अपने फेसबुक पे 30 फोटो अपलोड करके देखना, 31 होते नहीं होते, वो देखना करके। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सा? वो है फेसबुक। यानी फेसबुक के बहुत ज्यादा डाउनलोडर है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फेसबुक पर ऐड रन कराने के लिए जरूरी है, वो है फेसबुक पेज। यानी फेसबुक पे ऐड दिखाने के लिए फेसबुक पेज का यूज किया जाता है। जो फेसबुक पेज पे ऐड रन कराने के लिए नहीं, इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या जाता है? फेसबुक पेज का यूज करते हैं। जिस प्रकार से यूट्यूब पे वीडियो में ऐड आते हैं उसी प्रकार से फेसबुक पेज पर भी ऐड आते हैं। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, डीएनएस एक डोमेन नाम किसके अनुवाद करता है? डीएनएस है एक डोमेन का नाम, किसमें अनुवाद करता है? वो करता है यूआरएल में। यूआरएल होता है गूगल का होता है यूआरएल, तो उसी में क्या होता है? डीएनएस होता है एक डोमेन के नाम के लिए यूआरएल में कमेंट करता है डीएनएस। इसका बात करते हैं कोड रेड का एक प्रकार है। ये क्या? कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। कंप्यूटर वायरस होता है कोड रेड के लिए कंप्यूटर वायरस कहते हैं। बिल गेट्स का पूर्ण नाम क्या है? तो बिल गेट्स का पूर्ण नाम है विलियम हेनरी बिल गेट्स। इनका पूर्ण नाम क्या है? विलियम हेनरी बिल गेट्स। इनका पूर्ण नाम क्या है? इनका जो बिल गेट्स थे इनका पूर्ण नाम क्या था? विलियम हेनरी बिल गेट्स इनका पूर्ण नाम। इसके बाद कह रहे हैं
गेट्स का जन्म कब हुआ था? जो बिल गेट्स थे इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1955 में। तो बिल गेट्स से इनका जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1955 को इनका जन्म हुआ था। फिर उसमें बात करते हैं गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना कब की थी? जो बिल गेट्स थे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की थी? तो वो की थी उन्होंने 1975 में। 1975 में क्या की थी? जो माइक्रोसॉफ्ट थी इसकी स्थापना की थी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गेट्स की वर्तमान जो 2022 के नहीं जो वर्तमान मतलब 2022 में जो गेट्स की 2022 में कुल संपत्ति क्या थी? जो कुल संपत्ति थी वो कितनी थी? तो वो थी यूएस के 80 बिलियन डॉलर। कितने थे? यूएस के 80 बिलियन डॉलर जो थे उनकी संपत्ति थी 2022 में। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि गेट्स का पैतृक मूल कौन सा है? जो इनका काम है कि इनका जो पैतृक देश है, इनका मूल देश वो कौन सा? वो जर्मन था। और इनका पैतृक देश कौन था? जर्मन था। और गेट्स की माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था मैरी मैक्सवेल गेट्स। गेट्स की माता का नाम था मैरी मैक्सवेल गेट्स। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि गेट्स का परिवार किस चर्च में नियमित रूप से उपस्थित होता था? जो गेट्स थे इनका परिवार था किस चर्च में नियमित रूप से रहता था? वो कौन सा? प्रोटेस्टेंट कांग्रेसनल। जो प्रोटेस्टेंट कांग्रेसन था उसमें लोग इनके जो परिवार था वो लोग नियमित रूप से उस चर्च में जाता था। इसका अगला क्वेश्चन है गेट्स के पिता का पेशा क्या था? इनके पेशा कौन थे? इनके पिताजी थे वो कौन थे? लॉयर थे। वो कौन थे? वकील थे। जो इनके पिता थे वो क्या थे? वो लॉयर थे। और अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्टेयर 8800 के प्रदर्शन के बारे में पढ़ने के बाद गेट्स ने किस कंपनी से संपर्क किया? इन्होंने किस कंपनी से संपर्क किया? इन्होंने किया था MITC से। MITC इन्होंने MITC से क्या किया था? संपर्क किया था 8800 प्रदर्शन के बाद में। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें गेट्स ने अपने व्यापार नाम माइक्रोसॉफ्ट कब पंजीकृत किया? जो इन्होंने अपना माइक्रोसॉफ्ट जो व्यापार था कब पंजीकृत किया? इन्होंने किया 26 नवंबर 1976 में। 26 नवंबर 1976 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पंजीकृत किया था, इन्होंने रजिस्टर कराया था। इसके बाद क्या है कि गेट्स किस अल्मा मेटर से संबंधित है? तो गेट्स किस अल्मा मेटर से संबंधित है? ये थे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से। जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी उससे संबंधित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गेट्स का वर्तमान धर्म क्या है? जो गेट्स थे बिल गेट्स थे इनका वर्तमान धर्म क्या था? इनका था रोमन कैथोलिक इनका वर्तमान मतलब जो धर्म था। इसके बाद में क्वेश्चन है अगला कि बिल गेट्स की पत्नी कौन थी? जो बिल गेट्स थे उनकी पत्नी कौन थी? वो थी मेलिंडा फ्रेंच। जो मेलिंडा फ्रेंच है वो इनकी पत्नी थी। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन बिल गेट्स का विवाह कब हुआ था? इनका विवाह हुआ था 1 जनवरी 1994 में। इनका जो विवाह था वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1994 में इनका विवाह हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गेट्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? जो गेट्स ने पुस्तक लिखी थी उसका शीर्षक क्या था? उसका शीर्षक था आगे की सड़क। उसका शीर्षक क्या था? आगे की सड़क। इसका अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे? तो गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट था उसके संस्थापक कौन थे? वो थे पॉल एलन। जो पॉल एलन थे वो कौन थे? सह संस्थापक थे। क्वेश्चन है कि गेट्स फाउंडेशन का नाम क्या था? गेट्स फाउंडेशन था उसका क्या नाम था? उसका नाम था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का नाम था। इन्होंने खुद के और अपनी पत्नी के नाम पे क्या ये फाउंडेशन का नाम रखा था। इसका अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? जो गेट्स थे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? वो दिया था फरवरी 2004 में। उन्होंने क्या इस्तीफा दिया था? मतलब अध्यक्ष पद से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अजीम प्रेमजी थे। जो अजीम प्रेमजी अध्यक्ष और सीईओ है किसके? विप्रो के। जो अजीम प्रेमजी है ये किसके? विप्रो के अध्यक्ष हैं और क्या है? सीईओ भी है। सीईओ भी है। सीईओ भी किसके हैं? विप्रो के। इसका बात करते हैं अजीम प्रेमजी का जन्म कब हुआ था? अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ था 1945 ईस्वी में। इसका अजीम प्रेमजी का 2013 में सबसे अमीर भारतीयों में कौन सा स्थान था? भारतीयों में कौन सा स्थान था? भारतीयों में था 9वां स्थान। और वर्ल्ड में कितना था? वर्ल्ड में था 41वां। वर्ल्ड में कितना था? वर्ल्ड में 41वां था। और भारत में कितना था? भारत में था 9वां स्थान। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन
बिजनेस बीक द्वारा अजीम प्रेमजी को किस रूप में मान्यता प्राप्त थी? तो महानतम उद्यमी, मतलब महानतम उद्यमी बिजनेसमैन के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई थी। इसका बात करते हैं कि अजीम प्रेमजी का दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति में स्थान क्या था? तो कौन सा था? 41वां था। मतलब दुनिया में कौन सा था? 41वां था। और भारत में कौन सा था? भारत में था नवा। भारत में तो नवा स्थान था, और वर्ल्ड में कितना था? वर्ल्ड में था 41वां स्थान। 2000 में अजीम प्रेमजी को किस संस्था द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था? तो मतलब वो कौन सी मतलब संस्था थी? वो थी मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, जो अकेडमी थी, मतलब मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी थी। वहां से इन्हें सम्मानित किया गया था। किसके? डॉक्टरेट के रूप में, डॉक्टरेट के मतलब रूप में सम्मानित किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, प्रेम जी ने अजीम प्रेम जी किस वर्ष बिजनेसमैन ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे? तो वो किए गए 2000 में, यानी सन 2000 में इनके लिए क्या किया था? बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का इन्हें घोषित किया गया था इनके लिए, अजीम प्रेम जी के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, 2001 में अजीम प्रेम जी ने एक गैर लाभकारी संगठन एनजीओ की स्थापना किस नाम से की थी? तो इन्होंने की थी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के नाम से इन्होंने एनजीओ की स्थापना की थी 2001 में। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अजीम प्रेम जी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स डी लिटरेचर द्वारा सम्मानित किया गया था? तो वो कौन सी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां से इनके लिए क्या किया गया था? डी लिटरेचर की सम्मानित किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, अजीम प्रेम जी को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो क्या था? 2011 में। 2011 में क्या किया था? सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण द्वारा अजीम प्रेम जी के लिए। और 2005 में भारत सरकार ने अजीम प्रेम जी को व्यापार और वाणिज्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस उपाधि द्वारा सम्मानित किया था? तो वो किया था पद्म विभूषण द्वारा। पद्म भूषण द्वारा कब किया था? 2005 में। और 2011 में किया था पद्म विभूषण द्वारा। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, CSR का पूर्ण रूप क्या है? जो CSR क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो शॉर्ट नेम है वो क्या है? CSR है। और इसका फुल नेम क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, CSR के 4 स्तर, कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। CSR के स्तर के कितने चरण होते हैं? चरण पूछा गया है, तो उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और CSR के विकास का चौथा चरण कौन सा है? यहाँ पे चौथा चरण किस सन में प्रारंभ हुआ था? चौथा चरण किस सन में प्रारंभ हुआ था? चौथा चरण वो था 1980 में। 1980 में चौथा चरण स्टार्ट हुआ था। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? ज्ञान हो सकता है, यानी ज्ञान किस प्रकार का हो सकता है? वो सीखा भी जा सकता है और अर्जित भी किया जा सकता है। किसी से सीख भी सकते हैं और किसी से ग्रहण भी करना है। बात एक ही होती है, अर्जित करना या सीखना। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पुरस्कार एनजीओ बॉक्स की पहल है। तो पुरस्कार एनजीओ बॉक्स है, इसकी पहल क्या है? तो इसकी पहल है CSR प्रभाव। CSR प्रभाव क्या है? इस एनजीओ बॉक्स की पहल है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट प्रशासन का एक रूप है। जो कॉर्पोरेशन प्रशासन का कौन सा रूप है? स्वनियमन का रूप है। ये स्वनियम रूप है। एक नैतिकता की एक शाखा है। नैतिकता की एक शाखा कौन सी है? वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है? नैतिकता की एक शाखा है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, व्यवसायिक नैतिकता अवधारणा है। जो व्यवसायिक नैतिकता अवधारणा वो कैसी? वो नई है। वो नई व्यवसायिक जो व्यवसायिक नैतिकता अवधारणा वो कैसी है? नई है वो। इसका बात करते हैं, व्यवसायिक नैतिकता है अनैच्छिक। ये मतलब अपनी इच्छा से होती है, अनैच्छिक होती है व्यवसायिक नैतिकता। इसका बात करते हैं क्या कि नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्यों से संबंधित है। किसने कहा? ये नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्यों से संबंधित है। किसने कहा था? वो कहा था पीटर एफ होकर ने क्या कहा था कि नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्य से संबंधित है। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कौन सा दृष्टिकोण कारपोरेट योजना के लिए है? तो देखो, ग्राहकों और श्रमिकों की संतुष्टि होनी चाहिए, और योजना कौशल होनी चाहिए, और क्या? अनुकूलन होनी चाहिए। तभी क्या है ये मतलब कारपोरेट योजना मतलब दृष्टिकोण से सही मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नैतिकता शब्द का अर्थ क्या है? जो नैतिकता शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही शब्द का अर्थ क्या है? मानव स्वभाव को समझना।
तो नैतिकता का मतलब है कि मानव स्वभाव को समझना ही नैतिकता कहलाती है। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि नैतिक तर्क के आवश्यक घटकों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। नैतिक तर्क की कुल घटकों की संख्या कितनी? 4 है। और नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इथोस से लिया गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली साल मतलब पिछली 2024 में आया भी था। ये थर्ड सेम का को का सब्जेक्ट का पेपर हुआ था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नैतिकता शब्द ग्रीक के किस शब्द से लिया है? तो वो लिया है इथोस से। अब बात करते हैं इथोस का क्या अर्थ है। इथोस का अर्थ है चरित्र। इथोस का अर्थ क्या है? चरित्र। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आचार नीति है विज्ञान है मानक विज्ञान है? आचार नीति वो कैसा विज्ञान है? मानक विज्ञान है। इसका बात करते हैं, आचार नीति किसको उत्तम मानती है? ये मानती है मानक के लिए। ये मतलब क्या मानती है? मानक के लिए क्या मानती है? उत्तम मानती है। मानक के लिए क्या मानती है? उत्तम मानती है। इसका बात करें, टाटा सन्स के पहले गैर पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो टाटा सन्स था, इसके मतलब पहले गैर पारसी अध्यक्ष कौन थे? वो थे एन चंद्रशेखरन। वो कौन थे? एन चंद्रशेखरन, जो उनके पहले पारसी अध्यक्ष थे, गैर पारसी अध्यक्ष थे। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, रतन टाटा ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया था? तो वो कौन सा फर्म था? वो था इनविक्ट्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। यानी जो कौन सा फर्म था? वो था इनविक्ट्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें उन्होंने निवेश किया था। अब इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, वर्तमान 2022 में विप्रो के संस्थापक कौन थे? तो 2022 में कौन से? ऋषद प्रेम जी कौन थे? विप्रो के क्या थे? संस्थापक 2022 में थे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किसकी कृति है? जो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किसकी कृति है? ये है डॉक्टर मुखर्जी की। जो डॉक्टर मुखर्जी थे उनकी कृति की ये लेख रही है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि स्पंगर के अनुसार मूल्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो मूल्य है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब मूल्य शिक्षा के कितने पद होते हैं? मूल शिक्षा कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। और धर्मनिरपेक्षता विचार है, ये कैसा है? मौलिक विचार है। जो धर्मनिरपेक्षता है, ये कैसा विचार है? ये मौलिक विचार है। इसको बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन इसमें है, लोकतंत्र के मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है? जो लोकतंत्र है, इनके मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है? इनको बांटा गया है 4 भागों में। मूल्यों की प्रकृति के संबंध में कितने मत प्रचलित हैं? तो मूल्य है, इनके संबंध में प्रकृति में कितने मत प्रचलित है? वो है मात्र 2 ऐसे मत प्रचलित है अभी। और एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों को कितनी संख्या है? मूल्यों की कितनी संख्या है? तो 83 कितनी संख्या? 83 है एनसीईआरटी के अनुसार। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इसमें दिया गया है कि मूल संबंधित पुस्तक का संपादन एनसीईआरटी ने किस वर्ष किया था? तो 1970 में किया था। कब किया था? 1970 में। ये क्वेश्चन भी क्या है? मतलब पीवाईक्यू है। ये 2024 में आया था। पिछली साल ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि एनसीईआरटी ने मतलब मूल संबंधित पुस्तक का किस वर्ष संपादन किया था? वो किया था 1970 में। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, एनसीईआरटी के पंचमूल में क्या नहीं है? वो नहीं है धर्मनिरपेक्षता। एनसीईआरटी के मूल पंचमूल में नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2005 तक थे। जो कौन से थे? 11वें नंबर के थे। 2005 से लेकर 2007 तक कौन से नंबर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे? वो राष्ट्रपति 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी के लिए। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी के लिए इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम ने रोहिणी उपग्रह को, जो रोहिणी सैटेलाइट थी, उसके लिए पृथ्वी की कक्षा के निकट कब स्थापित किया था? तो वो किया था 1980 में। ये 1980 में क्या किया था? इसके लिए मतलब रोहिणी सैटेलाइट के लिए मतलब पृथ्वी कक्षा के निकट इसे मतलब स्थापित किया था, इसे लॉन्च किया था। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका हुआ था तमिलनाडु में। इनका जन्म किस राज्य में था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य में। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम के विज्ञान के शिक्षक कौन थे? जो रामेश्वरम था उसमें डॉक्टर कलाम के विज्ञान शिक्षक कौन थे? वो थे सुब्रमण्यम अय्यर। जो सुब्रमण्यम अय्यर थे वो कौन थे? डॉक्टर के विज्ञान के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके विज्ञान के शिक्षक थे, यानी टीचर थे। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है इसमें, एपीजे अब्दुल कलाम को
इनके पिता क्या बनाना चाहते थे? जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, इनके पिता ने बनाना चाहते थे इंजीनियर, पर क्या बन गए? साइंटिस्ट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुन लिया है, डॉक्टर कलाम के अनुसार विज्ञान वृक्ष है, तो अध्यात्म अध्यात्म क्या है? जो अध्यात्म है वो क्या है? तो वो क्या है? इसकी जड़ है। किसकी जड़ है? विज्ञान की जड़ क्या है? अध्यात्म। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम का पहला इंटरव्यू कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर कलाम थे, इनका पहला इंटरव्यू कहाँ हुआ था? उनका हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में इनका पहला इंटरव्यू हुआ था। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें कि अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम नासा नासा से भारत वापस कब आए थे? तो ये भारत वापस आए थे 1963 में। 1963 नवंबर में 1963 में भारत वापस आए थे, वापस आए थे नासा से। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर विक्रम साराभाई को कलाम किस रूप में जानते थे? तो किस रूप में जानते थे? एक उद्योगपति वैज्ञानिक के रूप में जानते थे। एक उद्योगपति वैज्ञानिक के रूप में जानते थे कलाम के लिए, डॉक्टर कलाम के लिए विक्रम साराभाई। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें है, गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने कितने पापों का उल्लेख किया है? उन्होंने 7 पापों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को किन स्तरों पर विकसित किया जाना चाहिए? तो वो कितने स्तर है? 3 स्तर है। देखो, पहला अंतरराष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, फिर है व्यक्तिगत। यानी तीनों रूप में क्या करना चाहिए? मतलब इन तीनों स्तरों पर क्या करना है? विकसित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, गांधी जी के स्वराज को क्या तात्पर्य? गांधी जी के स्वराज से क्या तात्पर्य? तो उससे क्या तात्पर्य? देशवासियों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना। तो स्वतंत्रता प्रदान करने का जो प्रण था किसका था? गांधी जी ने अपने स्वराज के लिए मांग की थी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? जो पहला सम्मेलन था उसमें क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? उनका स्वामी विवेकानंद थे, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम क्या था? कि नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। इनका जो मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन इसमें है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। जो कलकत्ता, वहां पर इनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, स्वामी विवेकानंद जी की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था भुवनेश्वर देवी। और स्वामी विवेकानंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1902 में हुई थी मृत्यु। और बीबीओ का पूर्ण रूप क्या है? बीबीओ का पूर्ण रूप है वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो स्वयं की मूल क्षमता के लिए क्या जाना जाता है? पावर के लिए जाना जाता है। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, डॉक्टर कलाम को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1981 में पद्म भूषण द्वारा क्या किया था? सम्मानित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, नाग परियोजना के लिए डॉक्टर कलाम ने किसका चयन किया था? जो नाग परियोजना थी इसके लिए डॉक्टर ने किसके लिए चयन किया था? वो किया था NRIR के लिए। NRIR के लिए क्या किया था? उन्होंने चयनित किया था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2002 में भारतीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 2002 था, इसमें जो भारतीय विज्ञान के सम्मेलन थे कहाँ आयोजित किए थे? वो किए थे लखनऊ में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वृक्ष पर्यावरण आतंकवादी कहलाता है? यानी कि जो आतंकवादी होता है वो कौन सा वृक्ष होता है? यानी पर्यावरण को ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए हानि के रूप में हानिकारक होता है? मतलब ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है? तो वो उसका नाम होता है सफेदा। कौन सा होता है? ये होता है सफेदा। सफेदा कैसा ट्री होता है? सफेदा, ये आपको ट्री दिख रहा है, ये सबसे लंबा ट्री है, मतलब बहुत लंबा ट्री है वाला। ये आपको ट्री दिख रहा है, ये बहुत लंबा ट्री है। इसकी हर टहनी यानी इसका पूरा तनाई क्या होता है? सफेद कलर, व्हाइट कलर का होता है। ये आतंकवादी क्यों होता है? इसका एक रीजन है, क्योंकि यह इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, और जड़ें लंबी होने के कारण क्या करता है? ये बहुत ज्यादा पानी के लिए अवशोषण करता है। इसके पास जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए पानी की मात्रा कम मिल पाती है। इस वजह से क्या ये आतंकवादी कहलाता है? किसका? पर्यावरण के लिए आतंकवादी कहलाता है सफेदा। इसके बाद बात करते हैं जो घना पक्षी विहार है। जो घना पक्षी विहार है इस किस राज्य में है? जो घना पक्षी विहार है किस राज्य में? यह है राजस्थान में। यह है राजस्थान में घना पक्षी विहार। उसके बाद बात करते हैं सर्वभक्षी जीव कौन सा है? नहीं,
सरभक्षी जीव का उदाहरण क्या है, यानी सरभक्षी जीव कौन से होते हैं? पहले तो समझेंगे सरभक्षी होता क्या है। तो वे जीव जो मांस भी खाते हैं, शाक भी खाते हैं, उन्हें कहते हैं सरभक्षी, यानी कि जो सब कुछ खा लेता है, जो मतलब मांस भी खाता है, शाक भी खाता है, उसे कहते हैं सर्वाहारी। और उसी को क्या कहते हैं? सरभक्षी। तो वो क्या है? मानव। तो इसका उदाहरण है मानव। मानव एक ऐसा ऐसा प्राणी है जो शाक भी खाता है और मांस भी खाता है, इसीलिए इसे कहते हैं सरभक्षी जीव कहते हैं। इसके बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्या कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा गया है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है, तो उसमें वो चार ऑप्शन थे, उनमें से कौन सा? ये फल उद्यान दिया हुआ है, ये फल उद्यान है। ये क्या है? ये पारिस्थितिक ये क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ये क्या है? नेचुरल है, क्योंकि इसके लिए मनुष्य क्या करता है? अपने फल उगाने के लिए, नहीं फल के लिए प्राप्त करने के लिए करता है, इसके लिए खुद से बनाता है। इसी प्रकार से पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? जो द्वितीय उपभोक्ता होता है ये क्या होता है? जैसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो उत्पादक तो होते हैं हरे पादप, और इसी प्रकार से द्वितीय उपभोक्ता होता है वो क्या है? लोमड़ी है। इसमें जो ऑप्शन दिए थे उनमें क्या थी? लोमड़ी थी। लोमड़ी क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। इसके बात करते हैं प्राथमिक उत्पादक क्या है। तो प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? जो स्वयं से अपने आप से स्वयं ही अपना मतलब भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। जैसे इसमें दिया हरा पेड़। हरा पेड़ क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करता है, बनाता है, ये खुद स्वयं ही भोजन बनाता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं प्राकृतिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, सॉरी प्राथमिक उत्पादक इसीलिए से कहते हैं। इसके बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसका उदाहरण क्या है? द्वितीय उपभोक्ता तो हम यहाँ हमने पढ़ा था, लोमड़ी था ये। और प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया तो उसमें क्या है? इसमें क्या है? हिरण है। हिरण क्यों है? क्योंकि हिरण क्या करता है? घास खाता है। हिरण घास खाता है, पत्ती वगैरह खाता है वृक्षों की, इसीलिए क्या हो गया? ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद करते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो मैंने यहाँ भी आपको बताया था, जैसे ये जो फल उद्यान है, ये फल उद्यान है क्या? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ये जो ये है कृत्रिम, और जो तालाब है, नदी झील है, ये सब क्या है? ये है प्राकृतिक। तो इसमें जो क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण इसमें क्या है? वाटर पार्क। तो वाटर पार्क है वो क्या है? तो मनुष्य बनाते हैं वाटर पार्क के लिए, इसी प्रकार से वाटर पार्क है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बात करते हैं ये क्वेश्चन है नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो ये क्या है? ये नर्मदा नदी है, उस पर ये सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया है ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग का अगला क्वेश्चन इसमें है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या? ये देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसमें तापमान की वृद्धि हो जाती है, इसमें NO2, जितनी नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सब की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ 11वां, मूल संबंधी पुस्तक का संपादन। जो मूल संबंधी पुस्तक थी उसका संपादन एनसीईआरटी ने किस वर्ष किया था? तो एनसीईआरटी ने मूल संबंधी पुस्तक निकाले थे, वो किस वर्ष निकाले थे? तो वो निकाले थे 1981 में। वो किस वर्ष निकाली थी? वो निकाली थी 1981 में। इसके बाद बात करते हैं, इसमें लिखा है मूल्य शिक्षा प्रदान कराने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो मूल्य शिक्षा प्रदान कराई जाती है, इसका सर्वोत्तम तरीका क्या है? ये पूछा गया। तो इसमें क्या है? मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति करके, यानी मूल्य अच्छे होने चाहिए, मतलब मूल्यों का आदर्श रूप में मूल्यों का मतलब विवरण दिया हुआ, तो इसका क्या है? इसकी शिक्षा अच्छे से प्राप्त की जा सकती है। अगर मूल्यों का विवरण आदर्श रूप से दिया हुआ है तो क्या है कि मतलब मूल्यों की शिक्षा अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सार्वभौमिक मूल्यों का आधार क्या है? जो सार्वभौमिक मूल्य है इनका मतलब आधार क्या है? तो इसमें पूछा गया जो सार्वभौमिक मूल्य है उनका आधार क्या है? तो सार्वभौमिक मूल्यों का आधार है सत्य। ये सत्य है, ये सार्वभौमिक मूल्यों का आधार है। अगर आप सत्य बोलोगे तो वहां पर क्या है? सार्वभौमिक मूल्यों का आधार माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन है मानव मूल्य का अंग्रेजी अनुवाद किस भाषा से लिया गया है? तो मानव मूल्य है, इसका जो मतलब ह्यूमन वैल्यू है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किस भाषा से लिया गया है? तो वो है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? वो है लैटिन भाषा से। इसका बात करते हैं बायोगैस।
जैव बायोगैस, ये क्या है? जैव गैस होती है, बायोगैस कहते हैं। बायोगैस होता क्या है? तो इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? जैसे हम बनाते हैं गोबर गैस प्लांट होता है, गोबर गैस प्लांट से जो गैस बनती है, जो गोबर गैस प्लांट होता है, गोबर गैस प्लांट होता है, जो गोबर गैस प्लांट होता है वहां से क्या होता है? वहां से गोबर गैस प्लांट में जो गैस बनती है उसे क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख अवयव अवयव क्या होता है? प्रमुख अवयव होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो होती है वो इसका प्रमुख अवयव होता है। और मीथेन गैस की गंध तो बहुत ही बुरी, मतलब बहुत बेकार गैस होती है, बेकार बदबू होती है इसकी। मतलब मीथेन गैस की जो मतलब स्मेल भी बहुत मतलब बेकार होती है, बदबूदार होती है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, बहुत गैसें भी इसमें मतलब बायोगैस में होती है। इसके बाद बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वें क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वो है बरगद। और वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र क्या है? जो वायुमंडल जो मापा जाता है, जो एटीएम मापा जाता है, एटीएम एटमोस्फेयर जो एटमोस्फेयर जो प्रेशर मापा जाता है, इसके यंत्र का है वो क्या होता है? बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर द्वारा हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। इसके बाद करते हैं निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है वो पूछेगी। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसमें ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नहीं है, सॉरी, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वाली गैस नहीं है, क्योंकि इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है N2O। अब देखो इसमें ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी? पहली तो होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर होती है CO2। ये गैस क्या है? ये वाली गैसें जो है, ये कौन सी गैस है? ये है ग्रीन हाउस गैस है, ये वाली। और इसमें नहीं है पूछा गया, तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये N2O। ये गैस नाइट्रोजन, ये गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अहिंसा मूल्य की व्याख्या किसने की थी? जो अहिंसा मूल्य था, अहिंसा मूल्य था, इसकी व्याख्या किसने की थी? तो आपको पता है गांधी जी जो थे वो क्या थे? अहिंसावादी थे। तो उन्होंने क्या किया है? गांधी जी ने ही क्या किया? अहिंसा मूल्य का, अहिंसा मूल्य की व्याख्या की है। क्योंकि गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे, तो उन्होंने क्या किया है? गांधी जी ने मतलब अहिंसा मूल्य की व्याख्या की है। इसके बात करते हैं मूल्यों का सिद्धांत क्या है? मतलब मूल्यों का सिद्धांत है, मूल्यों का सिद्धांत पूछा गया, तो इसमें क्या है? मूल्य मीमांसा क्या है? मूल्यों का सिद्धांत है। इसके बाद बात करते हैं साझा मानव मूल्य। साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंधों, साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होती है? तो जो मतलब साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंध, इनसे क्या उत्पन्न होता है? इन दोनों से, तो इनसे क्या होता है? इनसे होता है वफादारी उत्पन्न होती है। इनसे क्या होता है? इनसे वफादारी उत्पन्न होती है। इसके बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है भोपाल गैस त्रसदी का वर्ष क्या था? जो भोपाल गैस त्रसदी हुई थी उसमें उसमें वो कौन सा वर्ष था? जिस टाइम पे मतलब भोपाल गैस त्रसदी हुई थी उस समय कौन सा वर्ष था? तो पूछा गया वो है 1984। सन 1984 में भोपाल गैस त्रसदी हुई थी। इसके बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो ये तो सभी पता होगा, एम एस स्वामीनाथन जो थे, एम एस स्वामीनाथन जो थे वो क्या थे? भारत के मतलब भारत के हरित क्रांति के जनक थे। और इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी का सबसे लंबा ऊंचा पौधा, सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? यानी सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो वो है रेडवुड। जो रेडवुड है, इस मतलब ये सबसे लंबा वृक्ष है। जो पृथ्वी का सबसे लंबा वृक्ष है वो कौन सा? रेडवुड है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ श्वेत क्रांति का संबंध। अब इसमें पूछा गया श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। जो श्वेत क्रांति है वो किससे है? दूध उत्पादन से है। इसका अगर पूछ लिया जाता कि मतलब इससे पूछा जाता है, अगर मान लो गोल क्रांति क्या, तो गोल क्रांति क्या होती है? वो होती है आलू के लिए, गोल क्रांति होती है वो आलू से संबंधित होती है। इसके बात करते हैं भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, ये किस वर्ष लागू हुआ था? ये होता 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पक्षी, सबसे ज्यादा पक्षी किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पक्षी होते हैं वो किस महाद्वीप पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका वहां सबसे ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पारतंत्र की परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था? जो पारतंत्र की परिकल्पना थी इसका सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था? वो पूछा गया
तो वो किया गया था 1935 में। 1935 में इसका सर्वप्रेक्षण किया गया था। इसका बात की गई है कि जीवोम का अर्थ क्या है, तो जीवोम क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो जीवोम क्या होता है, जीवोम पर यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज रहती है, यानी यहाँ पर पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, और रहने का एक प्रकार का जीवोम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, ये पारतंत्र ही होता है, तो इसे कहते हैं जीवोम। तो जो वहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे पेपर में, उसमें क्या था, स्थलीय पारतंत्र था, वो इसका सही आंसर था। इसके बात करते हैं कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है किस लिए प्रसिद्ध है वो पूछा गया, तो पूछा गया है बाघों के लिए, जो बाघ थे, जो टाइगर है उसके लिए, उनके लिए मतलब ये पार्क जो है, ये कान्हा किस लिए, कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, ये बाघों के लिए फेमस है वहां। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप कौन सा है। तो आप सभी पता ही होगा कि जो पीपल होता है, पीपल, पीपल मतलब ये ऑक्सीजन बहुत सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पीपल पादप होता है। इसे कहते हैं पीपल पात सरसमंडोलानी, पीपल का जो पत्ता था हमेशा डोलता रहता है, नहीं हमेशा क्या करता है, ये करता है मतलब ऑक्सीजन देता रहता है। इसके बात करते हैं भारत में बाघों की सबसे अधिक जो संख्या है वो किस राज्य में है। सबसे अधिक जो मतलब बाघ है, जो टाइगर है, वो किस राज्य में, वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा जीव स्वयं पोषी है, यानी स्वयं पोषी है कौन सा जीव है, यानी ऐसा कौन सा जीव है जो स्वयं भोजन बनाता है। जैसे कि पादप बनाते हैं उसी प्रकार से ऐसा कौन सा जीव जो स्वयं भोजन बनाता है, तो वो क्या होता है, शैवाल। जितने भी शैवाल होते हैं खुद से अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कुछ अपवादी होते हैं, परंतु क्या है, शैवाल अधिकतर अपने खुद से ही भोजन बनाते हैं, स्वयं पोषी इसीलिए कहलाते हैं ये वाले। इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय में क्या दिया हुआ है कि मतलब भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है। तो भारत के जो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है वो कौन है, वो रामदेव मिश्रा। तो इसमें क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, रामदेव मिश्रा हो जाएगा सही ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था। जो सबसे पहले उपयोग पारिस्थितिक तंत्र का कब हुआ था, ये हुआ था 1935 में। ये 1935 में क्या इसके तंत्र का क्या होता मतलब उपयोग हुआ था। इसके लिए पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे पहले कब बोला गया था, 1935 में बोला गया था। इसमें पूछा गया तो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र ये शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो टॉन्सले थे। उन्होंने सबसे पहले ये पारिस्थितिक तंत्र का क्या किया था, उपयोग किया था। मतलब ये इन्होंने सबसे पहले ये शब्द के लिए बोला था, इन्होंने उपयोग किया था पारिस्थितिक तंत्र के लिए, जो ट्रांसलेशन उन्होंने उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन पूछा गया जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध क्यों है, तो इसमें क्या है, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, एक सींग वाले गैंडों के लिए क्या है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ये क्या है, ये मतलब प्रसिद्ध फेमस इसीलिए जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये स्थित है देहरादून में। तो ये वन अनुसंधान संस्थान है, देहरादून में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से क्या है, गाय है प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि गाय क्या करती है, घास खाती है और पत्तियां वगैरह खा लेती है, चारा खाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो आपको पता ही होगा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल एटमोस्फेयर में 21%, 21% क्या है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और इस प्रकार से अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन होती है वो कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 78.6। ये क्या इतनी नाइट्रोजन इतनी पाई जाती है 78.6 क्या होती है एटमोस्फेयर में, मतलब ये नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। जो अपघटक है यानी कि जो जैसे अपघटक सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट जो चैन फूड चैन होती है, फूड चैन में सबसे लास्ट में आते हैं जीवाणु, सबसे लास्ट में आते हैं अपघटक। तो उन्हें अपघटक में क्या है, अपघटक का उदाहरण क्या है, जीवाणु। क्योंकि ये अगर कोई बॉडी है, किसी का बॉडी पार्ट पड़ा है तो उसके लिए अपघटित कर देते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो जीवाणु जितने होते हैं ये मतलब सड़ाकर या गलाकर उसका अपघटन कर देते हैं। बॉडी होता है, कुछ भी होता है, जैसे मान लो सबसे जो हाईएस्ट उपभोक्ता होता है, सबसे हाईएस्ट उपभोक्ता है, उसके मृत्यु के बाद में जीवाणु होते हैं उसके लिए अपघटित कर देते हैं उसकी बॉडी के लिए, फिर वो वही साइकिल चलने लगती है, जो चैन होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो जीव
मांस को और पौधों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीव मांस को और पौधों को खाते हैं उसे सर्वाहारी, उसे कहते हैं सर्वाहारी। जो जीव मांस को और पौधों दोनों को खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। जैसे कि मैंने आपको बताया था मानव, मानव इसका क्या है उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर क्या है मानव, उदाहरण क्या है ह्यूमन। जितने भी ह्यूमन है वो सब क्या होते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं, ये सर्वाहारी कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है स्वच्छ जलीय पारतंत्र। जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है का उदाहरण क्या है? अब इसमें दिया हुआ है तालाब। आप लोग समझ रहे होंगे कि तालाब तो बहुत गंदा होता है, तालाब में बहुत ज्यादा, कहां से स्वच्छता होती है? पहले जो तालाब थे वो बहुत स्वच्छ थे, बहुत साफ थे, तो इसीलिए पहले के डेटा के बेस पर आधार पर ये बोल रहे हैं कि स्वच्छ जलीय जलीय पारतंत्र क्या, पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो उसमें क्या है, झील या तालाब होते हैं। इसका कहते हैं तालाब एक है। इसे पूछा गया तालाब एक है, ये क्या है? ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। जो तालाब है ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि खुद से डेवलप होता है, क्योंकि इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता है। इसीलिए क्या इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया तो इन्वायरमेंट शब्द पूछा। ये इन्वायरमेंट शब्द है, ये किस भाषा के इन्वायरमेंट से लिया गया है? तो इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा के इन्वायरमेंट से लिया गया है? तो ये क्या है, फ्रेंच भाषा जो है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये इन्वायरमेंट शब्द है, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर, पृथ्वी के कितने भाग पर जल फैला हुआ है? तो पृथ्वी के कितने भाग पर जल फैला हुआ है? तो पृथ्वी के 73% भाग, 73% भाग पर क्या है, जल फैला हुआ है। जो पृथ्वी पर 73% है, इस पर क्या है, जल जल फैला हुआ है। इसका बात करते हैं वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल है इसकी सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। अब यहाँ पर आपको देखें कुछ परतें दी हुई हैं, यहाँ पे कुछ परतें हैं वायुमंडल की परतों का ऊपर से, यानी ऊपर से नीचे की ओर क्रम है। इसमें क्या है, ये ऊपर से नीचे की ओर क्या है, क्रम है। तो यहाँ पर ये वाला देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर क्या है, क्रम है। तो सबसे ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? सबसे ऊपर पाई जाती है वायुमंडल। सबसे ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? सबसे ऊपर होती है वायुमंडल। उसके बाद हम बात करते हैं उसके नीचे कौन सी, दूसरे नंबर पर होती है उष्णमंडल, तीसरे नंबर पर होती है मध्यमंडल, फिर उसका होती है संताप मंडल, और सबसे नीचे क्या होती है, क्षोभ मंडल। ये मध्यमंडल देखो बीच में दिया है, इसलिए मध्यमंडल कहते हैं। ये 5 परतें दी होती है वायुमंडल में, 5 प्रकार की परतें होती है। सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, उससे ऊपर होती है संताप मंडल, उससे ऊपर होती है मध्यमंडल, उसके ऊपर होती है ऊष्मा मंडल, उससे ऊपर क्या होती है, सबसे ऊपर क्या होती है, वायुमंडल होती है। ये सबसे बाहर की ओर होती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है आहार, यानी खाद्य श्रृंखला, जो फूड चेन है। फूड चेन का प्रारंभ होता है, ये किससे होता है? जो स्टार्टिंग फूड चेन कहाँ से होती है? नहीं, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, ये आहार जो फूड चेन होती है इसका क्या होता है, इसका मतलब स्टार्ट होती है यहाँ से फूड चेन, जो क्या है यहाँ से प्रकाश संश्लेषण से फूड चेन स्टार्ट होती है। क्योंकि यहीं से क्या होता है, उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। इसी उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इसके बाद में अपघट आते हैं। वो सब क्या है, जो फूड चेन है इसका शुरुआत कहाँ से होती है, प्रकाश संश्लेषण से होती है। इसका पूछा गया कि पारतंत्र में मानव क्या है? तो पारतंत्र में मानव जो है वो सर्वाहारी है, क्योंकि मांस भी खाता है, पेड़ पौधे, मतलब ये मतलब प्लांट्स के भी भाग खाता है, मतलब मांस भी खाता है, इसीलिए क्या होता है, ये सर्वाहारी होता है। मानव जो है सर्वाहारी है। इसका कहते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन था, ये किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। क्योंकि जब जब वन कट रहे थे तो वहां पर क्या किया था, मतलब औरत जो थी, औरतों ने क्या किया था, मतलब पेड़ पौधों पेड़ों से लिपट गई थी, और इसे क्या नाम दिया गया था, इसीलिए इसके चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। तो ये किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सबसे अधिक स्थायी, जो सबसे अधिक स्थायी पारतंत्र है वो कौन सा है? यानी सबसे अधिक जो स्थायी पारतंत्र है वो कौन सा पारतंत्र है? वो है समुद्र। तो समुद्र सबसे बड़ा होता है, समुद्र बड़ा भी होता है, इसलिए क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी पारतंत्र कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाना, जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल क्या नापती है, रिक्टर स्केल द्वारा क्या मापा जाता है? तो जितनी भूकंपीय तरंगे होती है, जितने भूकंपीय तरंगों का आयाम होता है वो सब क्या है, मतलब भूकंपीय तरंगों का आयाम किससे, रिक्टर पैमाने, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। इससे मालूम पड़ जाता है कि मतलब भूकंप कितनी तेज आने वाला है, कितनी तेजी से आया था। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, भारत में सुनामी कब आई थी? जो भारत में सुनामी आई थी ये कब आई थी, ये पूछा गया है। तो जो भारत में सुनामी आई थी 2004 में आई थी। 2004 में क्या हुआ था, 2004 में भारत में सुनामी आई थी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पत्तियों के दोनों सतह पर स्टोमेटा किसमें पाए जाते हैं? जो पत्तियां होती है, जैसे
जैसे ये पेड़ पौधे होते हैं जमीन पर लगे हुए, इनमें क्या एक साइड निचली साइड में स्टोमेटा लगे हुए होते हैं, और जल में उत्पन्न होते हैं, जो मतलब पेड़ पौधे जितने भी जो पौधे होते हैं वो जल में होते हैं। जलोद विधि का मतलब तो जल में पाए जाने वाले जो जितने भी जल में पाए जाते हैं वृक्ष या फिर मतलब पेड़ पौधे, उन्हें जलोद पादप कहते हैं। तो इनकी दोनों सतहों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। मतलब पत्तियों की नीचे साइड भी ऊपर साइड भी स्टोमेटा होता है, ऊपर नीचे साइड भी स्टोमेटा होता है। तो जितने भी जल में पौधे पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, तो स्टोमेटा दोनों साइड होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक वृक्ष, निम्न में से कौन सा एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन सा वृक्ष हानिकारक है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर पहला ही है कि सफेदा जो है, सफेदा जो है क्या है, पाचन के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और आसपास के जो पेड़ों को पानी की मात्रा कम मिल पाती है, इसीलिए पाचन के लिए क्या हानिकारक है, क्योंकि दूसरे पौधों के लिए पानी लेने नहीं देता है, खुद सब अवशोषण कर लेता है, फिर मतलब आसपास के पेड़ पौधे सूख जाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं जो पर्णहरित, पर्णहरित पाया जाता है, जो होता है क्या, जो पर्णहरित होता है, जो पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है उत्पादकों में। उत्पादकों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि उत्पादक जो क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, ये पर्णहरित पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए क्या उत्पादकों में क्या पर्णहरित पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन से पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अरे जो ऑप्शन थे उन ऑप्शन में दिया गया कि इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं था, वो था मैग्नीशियम, क्योंकि ये कौन सा है, ये है दीर्घ, ये कौन सा मैग्नीशियम है, इसे दीर्घ कहते हैं, इसे कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व। दीर्घ या फिर दीर्घ कहते हैं या फिर कहते हैं इसे मुख्य, ये क्या है, मुख्य कहते हैं इसे या फिर कहते हैं दीर्घ। ये कौन सा है जो मैग्नीशियम है, ये कौन सा है, मतलब ये या तो दीर्घ होता है या तो मुख्य होता है, इसीलिए, और ये लघु होता है नहीं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, तो कौन सा है, मैग्नीशियम। इसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ और मैग्नीशियम के इनमें सूक्ष्म और दीर्घ जो पोषक तत्व है, इनकी कुछ मतलब ट्रिक भी होती है, जैसे कि मैं आगे लेके आऊँ इसके लिए। इसमें ये जो रखे हैं, ये कितने मतलब जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व ये है, और मुख्य पोषक तत्व या दीर्घ पोषक तत्व क्या है, ये वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दे रखे हैं, ये लिटमस, बोरॉन, कॉपर, आयरन और मैग्नी, जिंक और मोलिडियम और क्लोरीन, ये कौन से तत्व है, ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। ये कौन से तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व। और ये फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम दोबारा गया, पोटेशियम दोबारा गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, ये मुख्य पोषक तत्व है, फिर एक है यहाँ ही दीर्घ पोषक तत्व है। तो इनकी कुछ ट्रिक होती है, इसमें लिखा है पी के का कौन सा मग, इसमें से कोई इसका उदाहरण है पी के कौन सा मग, पी के कौन सा मग, इसमें क्या है, इसका मतलब एक ट्रिक होती है पी के कौन सा मग। तो इसमें ये क्या है, ये दीर्घ पोषक तत्व है, और ये कौन से, ये लघु पोषक तत्व है, फिर सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या था, महानगरों में होने वाला जो धूम्र कोहरा होता है, ये किसका परिणाम होता है। इसमें क्या है, वायु प्रदूषण। जितने भी बड़े बड़े शहर, वहां आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, उसमें जो धुआं होता है, उससे क्या होता है, उससे मतलब एक कोहरा टाइप का छा जाता है, उससे क्या कहते हैं, इसका परिणाम क्या है, वायु प्रदूषण। क्योंकि वायु में बहुत ज्यादा ये मतलब पोल्यूशन होता है, इसलिए धूम्र कोहरा छाता है, इसलिए वायु प्रदूषण से हम लोग धूम्र कोहरा होता है। जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा मतलब पोल्यूशन होता है, तो इसीलिए क्या है, इसमें क्या है, जो वायु प्रदूषण होता है उसी कारण का धूम्र कोहरा आ जाता है। इसके बाद कहते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थार मरुस्थल परिस्थिति तंत्र। जो थार मरुस्थल है उसका उस पारिस्थितिक तंत्र का घटक क्या है, उस पारिस्थितिक तंत्र का घटक क्या है, तो वह ऊंट। जो ऑप्शन दिए थे उनमें से ऊंट है, वो क्या है, मरुस्थल के थार मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र का घटक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख लेना आप, ये याद कर लेना, जो मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में क्या आता है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम दोबारा गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। इसमें होता है पीके का कौन सा मग, ये होता है लिब्बा क्यों फिर मंजन मोल किया, ये होता है स्केट्रिक होता है पीके का कौन सा मग। ये कैसे भी आप याद करना, मैंने तो ट्रिक के हिसाब से याद किया है, अब आपको जैसा उचित लगे उस हिसाब से याद कर लेना। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वायु प्रदूषण का उदाहरण।
जो वायु प्रदूषण है इसका उदाहरण, मुख्य उदाहरण क्या है? तो इसका मुख्य उदाहरण है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होती है वायु प्रदूषण का मुख्य उदाहरण होती है। इसके बाद बात करते हैं भोपाल गैस दुर्घटना में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके लिए क्या कहते हैं? MIC भी कहते हैं इसके लिए, इसे MIC, इसे MIC भी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड थी भोपाल गैस दुर्घटना में, ये क्या थी? ये गैस का रिसाव हुआ था, तभी भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। इसके बाद बात करते हैं वृक्ष विहीन। वृक्ष विहीन बायोम कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा बायोम है, ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जहां पर वृक्ष नहीं पाते हैं? वो होता है टुंड्रा। टुंड्रा, टुंड्रा क्यों? क्योंकि टुंड्रा बहुत ज्यादा क्या है, बर्फ होती है, तो वहां पर वृक्ष होते ही नहीं है। वहां बहुत अधिक मात्रा में मतलब बहुत अधिक मात्रा में बर्फ होती है, तो वहां पर मतलब पेड़ पौधों का होना होता ही नहीं है, इसीलिए क्या ये वृक्ष विहीन बायोम कहलाता है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है, घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में उच्च स्थान पर होगा। सबसे ऊंचे स्थान पर जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे उच्च स्थान में उच्च उपभोक्ता होता है, वो होता है बाज। क्योंकि बाज होता है ये सबसे उच्च स्थान पर होता है, इसीलिए खाद्य श्रृंखला सबसे उच्च स्थान पर क्या होता है? बाज कहलाता है, बाज होता है। इसके बाद करते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है कहाँ पर स्थित है? स्थित है कोलकाता में। तो ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसके बाद करते हैं सुनामी लहरों का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी लहरें, इनका मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप क्षेत्र। समुद्र में जो भूकंप आता है उसके कारण क्या होता है? सुनामी लहरें आती हैं। अगर जैसे समुद्र में जब भूकंप आए तो उनसे क्या सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें राष्ट्रीय कृषि वानिकी। जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित झांसी में, सॉरी झांकी नहीं, झांसी में स्थित है। जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी जो अनुसंधान है कहाँ स्थित है? झांकी में स्थित है, ये वाला। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस जो गैस है वो कौन सी नहीं है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैंने भी आपको तो ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी है? ये होती है, ये होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सी है? ये गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस है, और नाइट्रोजन गैस नहीं है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें है प्रथम पृथ्वी जो अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, ये कहां पर संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहा? रियो डी जेनेरो में प्रथम शिखर सम्मेलन, जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, ये कहा? रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत 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 की राष्ट्रीय नदी क्या है? मैंने भारत के अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? वो गंगा है, ये सबको पता ही है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। इसके बाद करते हैं पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। क्योंकि जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ रही है उसी प्रकार से लोग बहुत प्रकार के प्रदूषण करते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो धुआं होता है। कारखाने जितने भी है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी कारखानों की संख्या बढ़ेगी, उसी प्रकार से क्या जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी उसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण होता रहता है। इसके बाद करते हैं टेहरी बांध परियोजना। तो टेहरी बांध परियोजना है, ये कहाँ स्थित है? ये भागीरथी नदी पर स्थित है। तो टेहरी बांध परियोजना है, ये कहाँ है? भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि WWF का जो WWF है रेसलिंग जो होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो इंग्लैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में स्थित है। इस प्रकार से दिया गया मतलब अगला क्वेश्चन है, भारत में एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? नई दिल्ली में है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी के लिए बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी है, कोसी नदी के लिए बिहार का शोक कहा जाता है। और जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के लिए कहते हैं बंगाल का शोक। तो बिहार का शोक कौन सा है? बिहार का शोक है कोसी नदी। बिहार का जो शोक है उसे कहते हैं कोसी नदी के लिए कहते हैं। और बंगाल का जो शोक होती है, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक वो कौन सी है? वो है दामोदर, वो है दामोदर।
वो कौन सी नदी है? बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी, और बंगाल का शोक कौन कहलाती है? वो कहलाती है दामोदर नदी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो वन अनुसंधान संस्थान है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में, ये वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून में स्थित है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें, धानों के खेतों में बड़ी मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो धान जो खेत होते हैं, जो धान के खेत में सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन गैस धानों के खेत में अधिक मात्रा में निकलती है। इसके बाद कहते हैं, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल शोक में मैंने बताया था दामोदर नदी है, ये बंगाल का शोक कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? जो वैश्विक गांव है, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? तो ये अभी आधुनिक, जो आधुनिक युग की क्या है? अवधारणा ये वाली। इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सुन लिया, जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया था तो वह क्या? जैसे आपने देखा होगा, जो शहरों में क्या होता है, मॉल होते हैं तो उसमें एक भवन ही होता है, बड़ा सा घर टाइप का होता है। उसमें कई प्रकार की दुकानें होती है, बहुत ज्यादा शॉप होती है, हर प्रकार की चीज मिल जाती है। उसमें एक मार्केट रूप में बनाए जाते हैं मॉल के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? जो विशाल भवन होते हैं बाजार के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? शॉपिंग मॉल कहते हैं उनके लिए, तो उन्हें कहते हैं शॉपिंग मॉल कहते हैं। इस प्रकार से दिए गए वायुमंडल में 78.6 गैस कौन सी होती है? तो ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। जो नाइट्रोजन गैस है, ये वायुमंडल में 78.6% पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो वैश्वीकरण कब प्रारंभ हुआ था भारत में? ये होता 1991 में, 1991 में क्या हुआ? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया चालू हुई थी, मतलब स्टार्ट हुई थी तब अब से। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको भारत का राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय जल पशु है वो कौन है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। नहीं, जलीय पशु कौन सा? राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा? गंगा डॉल्फिन है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किस नगर में? वो है कानपुर में। जो कानपुर है, कानपुर में सबसे अधिक क्या है? प्रदूषण है, नहीं पॉल्यूशन है। इसके बाद करते हैं, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? जो लायन सफारी है, लायन सफारी मतलब शेर से बात किया, जहाँ पर शेर देखने के लिए अधिक मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, वो है इटावा। तो ये इटावा है जहां पर हमें सबसे ज्यादा मात्रा में शेर यानी लायन देखने के लिए मिलते हैं। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो MIC है, ये जो भोपाल गैस की दुर्घटना में हुई थी, इससे संबंधित है क्या दुर्घटना? भोपाल गैस दुर्घटना से संबंधित है। किसी टाइम पे भोपाल में जो MIC जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ये स्रावित हो गया था, इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों का कौन सा भाग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है? नहीं, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें पौधे का कौन सा पार्ट है जिसमें क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, वो पाए जाते हैं जड़ में। तो जड़ होता है, जड़ में आपने देखा जैसे दाल की जड़ें होती है, दाल की जड़ें थोड़ी इस प्रकार से होती है, उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? नोड पाए जाते हैं। नोड मतलब इस प्रकार छोटे छोटे इस प्रकार के गोल गोल पाए जाते हैं। उनके कभी फोड़ के देखो, उसमें कुछ पिंक टाइप का, रेड टाइप का निकलता है, उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भरे हुए होते हैं। तो जितने भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दाल होती है, उनके जड़ों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कौन सा भाग होता है? वो होता है जड़। इसका बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? नए आर्थिक सुधारों का नए अंग कौन सा नहीं है? तो वो क्या है? केंद्रीकरण। ये केंद्रीकरण क्या है? नए आर्थिक सुधारों का मतलब क्या नहीं? अंग नहीं है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? तो वो कौन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उदार आर्थिक नीति का क्या किया था? समर्थन किया था? तो वो तो कौन थे? वो थे एडम स्मिथ। अब एडम बोवाई फ्री फायर वाले एडम नहीं है, ये क्या है? ये अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने समर्थन किया था इसका, उदार आर्थिक नीति का। इसके बाद बात करते हैं पार्ले जी है, जो पार्ले ग्रुप है, पार्ले जी है, ये थम्सअप थी, पहले थम्सअप आती थी। उस नाम का ब्रांड को जो पार्ले जी की जो थम्सअप थी, पार्ले जी ग्रुप का क्या था? एक थम्सअप था, थम्सअप नाम का ब्रांड था। एक किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? इससे कोको कोला जो था, कोको कोला ने इसके लिए, पहले थम्सअप आती थी, थम्सअप अब भी आती है, जो थम्सअप है इसके लिए किस कंपनी ने खरीद लिया है? वो है कोको कोला कंपनी। नहीं, पार्ले जी ग्रुप का थम्सअप नाम का ब्रांड था, इसके लिए कोको कोला ने खरीद लिया है। जैसे बात करते हैं जिम कार्बेट, जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में स्थित है? सॉरी, ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? ये है क्या? उत्तराखंड में। ये कौन से किस राज्य में? ये है उत्तराखंड में। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सुन दिया, गंगा एक्शन प्लान। जो गंगा एक्शन प्लान है, गंगा एक्शन प्लान में क्या होता है? जितने भी मतलब
इसमें क्या है, गंगा के पानी है, गंगा के पानी के लिए साफ किया गया था, प्यूरिफाई किया गया था, मतलब सफाई की गई थी गंगा की। तो वही इसमें पूछ रहे हैं कब प्रारंभ होता है, ये होता 1986 में, यानी 1986 में ये मतलब गंगा एक्शन प्लान था। इसमें गंगा की सफाई की गई थी, इसके पानी के लिए प्यूरिफाई किया गया था। ये कब हुआ था, 1986 में इसका प्रारंभ हुआ था गंगा एक्शन प्लान का। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें है, भारत के महान मरुस्थल, भारत के महान मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, महान मरुस्थल रूप में किसे जाना जाता है, वो होता है थार का मरुस्थल। यानी इसका पता है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, थार का मरुस्थल है। तो इसलिए महान मरुस्थल के रूप में इसे जाना जाता है, इसे जाना जाता है थार के मरुस्थल के लिए। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण ऊर्जा। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण ऊर्जा है, ये मतलब ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसमें पूछा गया जल विद्युत, क्योंकि इसमें जल से जल विद्युत होता है, इसमें ऊर्जा का अधिक मतलब अधिक ऊर्जा खर्च नहीं होती, क्योंकि इसमें कहता है जो मतलब जो चक्री होती है, चक्री टाइप की होती है, उनपे पानी गिरता है, जैसे नहरों में आपने देखा होगा, तो बांध बनते हैं, बांधों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बांधों की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट की जाती है। तो इसमें क्या ऊर्जा का बहुत मतलब इसमें बहुत कम प्रदूषण होता है ऊर्जा का। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यूएनपी है, यूएनईपी है, जो कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1972 में स्टार्ट हुआ था। ये जो संयुक्त यूएनपी है, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये होता 1972 में। बस इतने ही क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने अपने साथ वाले बरेली कॉलेज के हैं या फिर एनजी के यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं या फिर भाई लोग बहन लोग हैं, वो क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं आपका छोटा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।